हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे। जब क्या हो, समांतर प्लेट संधारित्र के जो प्लेटें हैं उनके मध्य आंशिक रूप से पार्शियली रूप से क्या हो, कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर आर कैपेसिटर व्हेन पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। हम लोग पिछले वीडियोस में ही जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग वही समांतर प्लेट संधारित्र होगा, उसके अंदर क्या करें, हम पार्शियली कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दें तो उसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे उसकी धारिता प्रभावित होगी, बैरिज करेगी, यही हमको क्या करना है, पढ़ना है। अगर इसके डायग्राम और इसके लैंग्वेज की बात करें तो हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, माना समांतर प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा उनके बीच स्मॉल टी मोटाई तथा कैपिटल की परावैद्युतांक वाला माध्यम आंशिक रूप से भरा है। यदि पृथक्कृत प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। क्यू क्या है, दिया गया आवेश, यानी उस पृष्ठ पर उस प्लेट पर उपस्थित आवेश, और ये कैपिटल ए क्या है, उस प्लेट का क्षेत्रफल। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है। पहली प्लेट ये पृथक्कृत है और इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो जैसे हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो इंडक्शन के कारण इस पे भी आवेश आएगा। तो ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल, या ये कहें कि ग्राउंडेड किया गया है या निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड का मतलब है ये ग्राउंड से जुड़ा गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो जब इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो इंडक्शन के कारण इस पे क्या होगा, उतना ही परिमाण में, लेकिन उसके विपरीत आवेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो हम कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है, दोनों समांतर प्लेटों के बीच रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो अब अगर कहें कि ये जो प्लेटें हैं, समांतर प्लेटें हैं, इनके बीच दो तरह का माध्यम हो गया। एक ये क्या है, ये खाली स्पेस, यानी ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एयर है, और दूसरा क्या है, के परावैद्युतांक वाला माध्यम है। अब यहाँ पे जब दो माध्यम हो गया तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, दो तरीके से होगी। एक क्या होगी, ये खाली जो स्पेस है इनके लिए होगी, और दूसरी क्या होगी, ये जो के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा गया है इसके लिए होगी। अब जब दो वैद्युत क्षेत्र होगा और यहाँ पे दोनों की मोटाई क्या होगी, अलग अलग होगी, डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो यहाँ पे वैद्युत विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके लिए कुछ अलग विद्युत विभव होगा और ये जो खाली स्पेस है इसके लिए कुछ अलग होगा। तो वही अगर हम ये जो प्लेट है, प्लेटों के मध्य अगर जो वाई वाला क्षेत्र है, वाई वाले क्षेत्र के लिए अगर हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो वैद्युत क्षेत्र अगर क्या होगा, हम ये माने कि जो ये प्लेटें हैं, प्लेटों के विस्तार के सामने ये जो बीच के डिस्टेंस है वो क्या बहुत कम है, तो वहां पे जो ई नॉट होगा, यानी वैद्युत ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो खाली वाले स्थान पे जहाँ पे परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया, जहाँ पे क्या है, एयर है, उसके लिए कितनी होगी, ई नॉट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। ये खाली स्थान के लिए होगा, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए। अगर हम परावैद्युत क्षेत्र जो है, यानी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए अगर क्या निकाले हम, अगर वैद्युत क्षेत्र निकालें और वो वैद्युत क्षेत्र कितना है, मानना ई है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे के क्या है, ये जो माध्यम रखा गया इसका परावैद्युतांक है। अब ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करें, अगर विभव की बात करें तो अभी हमने देखा कि अगर वैद्युत क्षेत्र अलग अलग है तो विभव भी इसका क्या होगा, इसका विभव कुछ अलग होगा, इसका विभव कुछ अलग होगा। और टोटल विभव की बात करें तो हम क्या करेंगे, ये जो खाली स्पेस है, यानी जहाँ पे एयर है उसके लिए विभव, और जहाँ पे के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा गया है उसके लिए विभव, दोनों को क्या करें, हम जोड़ लें। और जब जोड़ेंगे तो मिलेगा प्लेटों के मध्य कुल विभव V बराबर ई इंटू डी माइनस टी। डी माइनस टी क्या होगा, डी माइनस टी वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एयर मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं टी मोटाई तक हमने क्या रखा है, के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा है, और प्लेटों के मध्य जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। तो बच खाली स्थान कितना बचा, जहाँ पे एयर है, तो एयर वाला स्थान कितना बचा, डी माइनस टी। इसलिए इसके साथ जो विभव होगा वो कितना होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। और जहाँ पे के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा गया उसके लिए अगर विभव निकालें
तो कितना होगा ई इंटू टी। टी क्या है, परावैद्युतांक जहाँ पे रखे हैं उसकी मोटाई है। और अभी हम लोग ई और ई नॉट की वैल्यू क्या किए हैं, समीकरण 1 और 2 में निकाले हैं। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम क्या करें, ई और ई नॉट के मान रख दें तो कुछ ऐसा होगा, v बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहाँ पे देखिए हम तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह है, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन करेंगे। जब कॉमन करेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में क्या, डी माइनस टी प्लस टी अपन के। और अगर हम क्या करें, ये जो सिग्मा है, सिग्मा को हम क्या करें, इसको भी अगर हम हटाएं, यानी सिग्मा के जगह पे हम अगर क्या रख दें, हम जानते हैं कि जो सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए होता है, यानी जो पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है, Q अपान ए के। तो अगर हम सिग्मा के जगह पे क्या रख दें, Q अपान ए रख दें, तो जो हमारा V की वैल्यू है, V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये तो रहा विभव। अगर हम धारिता की बात करें कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता कितनी होगी, तो धारिता के लिए क्या हो जाएगा, सी बराबर हम लोग जानते हैं कि उसकी माना उसकी धारिता कितनी है, कैपिटल सी है, तो सी बराबर क्या होगा, क्यू बटा वी। और अभी हम लोग वी क्या है फाइंड आउट किए हैं, वी कितना निकाला है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के। यहाँ ऊपर भी न्यूमरेटर में भी क्यू है और डिनोमिनेटर भी क्यू है, आंसर दोनों में क्यू है, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये बिल्कुल ये इसके भी बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और तब जो धारिता हो जाएगी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो ये क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर आंशिक रूप से क्या करें, यानी टी मोटाई का कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी धारिता हो जाएगी। और जो हमको अभी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता प्राप्त हुई है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। अगर हम यहाँ पे क्या करें, टी के अलग अलग मान रखें तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है कैसे बैरिज करेगी, इसको देखने के लिए अगर हम क्या करें, अलग अलग केस लें। और पहला केस ये ले लें कि यदि टी बराबर 0 हो तो टी बराबर 0 का मतलब ये है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला टी मोटाई का माध्यम रखा गया था उसको हम क्या करें, हटा दें। और उसके मतलब हटाने का मतलब क्या है, उसके जगह पे क्या हो गया, केवल एयर हो गया। और जब हवा केवल हो गई तो जो अंतिम समीकरण से सी बराबर ए अपान एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटा के था, तो टी की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं पहले केस में। तो टी जब डी में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, डी ही होगा। और हम जानते हैं 0 बटा समथिंग होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। तो जो सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए अपान एप्सिलॉन नॉट बटा डी प्लस 0, या फाइनली हो जाएगा जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। यानी जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच क्या होता है, केवल एयर होता है, तो उसकी धारिता कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी के बराबर होती है। तो ये तो पहला केस रहा। अब दूसरे केस में अगर हम ये ले लें कि यदि टी बराबर डी हो, यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है मोटाई है, उतनी मोटाई में हम पूरी मोटाई को हम क्या करें, पूरी तरह से क्या करें, के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दें, तो क्या होगा, जो सी की वैल्यू होगी संधारित्र की धारिता सी बराबर होगा ए एप्सिलॉन नॉट बटा क्या हो जाएगा, डी माइनस टी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी माइनस डी, क्योंकि टी की वैल्यू हमने कितना रख दिया, डी। अब प्लस क्या हो जाएगा, टी बटा के था तो ये डी, टी को हटा के हमने क्या रख दिया, डी बटा के। तो डी में से डी जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब प्लस क्या हो जाएगा, डी बटे के। तो चूंकि डी बटा के है तो के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी, या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी क्या होगी, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। हम यहाँ पे ये चीज़ जानते हैं कि ये जो सी नॉट है, यानी ये जब दोनों प्लेटों के बीच क्या है, एयर रखा गया है तो उसकी धारिता कितनी है, सी नॉट है। और ये जब उनके मध्य क्या रखे, पूरी तरीके से दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य फूली भर दिए हैं क्या, के परावैद्युतांक वाला माध्यम, तो उसकी धारिता कितनी हो गई, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। हम यहाँ से एक चीज़ जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। जब 1 से बड़ा होता है इसका मतलब जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य हम क्या रख देंगे, कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख देंगे तो उसकी धारिता कितनी हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। अब इन दोनों की तुलना करें तो ये जो सी की वैल्यू होगी क्या होगी, यानी सी नॉट इज लेस देन सी, यानी जो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी ये क्या हो, अधिक हो। हमारा जो तीसरा केस है वो तीसरा केस ये है कि यदि प्लेटों के मध्य
क्रमशः T1 T2 T3 डॉट डॉट कहाँ तक Tn मोटाइयों वाले एवं K1 K2 K3 Kn परावैद्युतांक वाले माध्यम अगर रखे गए हों समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य, तो जो उसकी धारिता होगी C वो किसके बराबर होगी? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक Tn तक, ये ब्रैकेट में है, प्लस क्या हो जाएगा T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस कहाँ तक Tn बटे Kn तक। तो ये जब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे अलग अलग मोटाइयों वाले तथा अलग अलग परावैद्युतांक माध्यम क्या रखेंगे, प्लेटों की समांतर प्लेटों के मध्य रखेंगे, तो उसकी धारिता इतनी हो जाएगी। और जो चौथा केस है हमारा वो ये है कि यदि D बराबर क्या हो जाए T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड नाउ हेंस वन कहाँ तक Tn तक हो जाए, तो क्या होगा जो समांतर प्लेट की जो धारिता होगी C बराबर क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और इसको हल करने के बाद हो जाएगा T1 बटा K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस कहाँ तक Tn बटे Kn तक। तो ये क्या होगा, ये चार केस होंगे कि ये अलग अलग क्या होंगे, जब हम T के मान रखेंगे तो उसकी धारिता भी क्या होगी अलग अलग तरीके से बैरिज करेगी। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संधारित्रों का व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर। जैसे कि डायग्राम से दिख रहा है, इसमें C1 C2 C3 C4 और C5 5 संधारित्र होते हैं, जिसमें से 4 संधारित्र C1 C2 C3 C4 बंद पासा A B C D A से जुड़े होते हैं, जबकि जो पांचवा संधारित्र होता है वो विकर्ण BD से जुड़ा होता है। जो दूसरा जो इसका विकर्ण AC है, वो विकर्ण AC के मध्य हम क्या करते हैं विभवांतर लगाते हैं, और जब हम विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर लगने के साथ ही क्या होता है, ये जो हमारे कैपेसिटर्स हैं ये आवेश संचरित करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये आवेश को कंजर्व करना शुरू कर देते हैं, और ये तब तक होता है जब तक कि बिंदु B और D के विभव समान नहीं हो जाते हैं। जैसे बिंदु B और D के विभव क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं, उस स्थिति में ये जो पांचवा संधारित्र है इसमें कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होता, यानी वो अब कोई भी आवेश स्टोर नहीं करता है। इस स्थिति में ये जो ब्रिज होता है इसको हम क्या कहते हैं संतुलन की अवस्था कहते हैं। और जब अगर थोड़ा सा हम क्या करें संतुलन की अवस्था के लिए अगर डायग्राम बनाए तो उस स्थिति में पांचवा जो कैपेसिटर वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी उसको हम क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, और उसके बाद जो हमारा डायग्राम हो जाता है वो क्या हो जाता है कुछ ऐसे हो जाता है C1 C2 C3 C4 ये चार ही क्या होते हैं संधारित्र हमारे एक्टिव होते हैं। और उस स्थिति में अगर हम देखें कि जो बिंदु A और बिंदु B के बीच अगर विभवांतर निकालें तो विभव बराबर क्या होता है Q बटे C। तो अगर हम इसका जो विभव मान लें, यानी जो बिंदु A है इसका विभव क्या है, अगर VA है और बिंदु B का विभव कितना है VB है, तो वो किसके बराबर होगा, ये जो C1 है C1 पे आवेश कितना आ रहा है Q1 आ रहा है, और इसकी धारिता कितनी है C1 है, तो जो बिंदु A और B के बीच विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा Q1 बटे C1 के। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। ऐसे ही अगर हम क्या करें A और D के बीच अगर विभवांतर निकालें तो इसका विभव मान लीजिए कितना है VA है और इसका विभव कितना है VD है, तो ये किसके बराबर होगा तो Q2 बटे C3, क्योंकि जो इस पे आवेश आ रहा है वो कितना आ रहा है Q2 आ रहा है, तो ये क्या होगा Q2 हो जाएगा, और इसकी धारिता कितनी है C3 है, तो ये हो जाएगा C3। इसको हमने समीकरण 2 बनाया। और अभी हम लोगों ने संतुलन की अवस्था में देखा कि संतुलन की अवस्था में ये क्या होता है, ये जो बिंदु B का विभव होता है वो बिंदु D के बराबर हो जाता है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा BA माइनस BB बराबर किसके हो जाएगा BA माइनस BD, यानी ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, और उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा Q1 बटा C1 बराबर क्या होगा Q2 बटे C3, या फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो Q1 बटे Q2 किसके बराबर होगा C1 बटे C3 के। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। ऐसे ही हम थोड़ा सा दूसरे अगर इस साइड पे आए तो हम देखेंगे कि अगर इसका जो विभव कितना माना हमने VB, और ये जो बिंदु है इसका विभव कितना है VC है, तो ये क्या हो जाएगा VB माइनस VC किसके बराबर होगा आवेश बटे धारिता। तो इस पे जो आवेश आएगा क्योंकि इस पे Q1 आ रहा है तो ये दोनों सीरीज में जुड़ने के कारण इस पे भी क्या होगा Q1 ही होगा, और वो किसके बराबर होगा Q1 बटे C2 के बराबर होगा। जबकि अगर हम क्या करें अगर यहाँ पे देखें कि जो अगर इसके लिए देखें कि ये इसका विभव कितना है VD है और इसका विभव कितना होगा VC होगा, तो VD माइनस VC किसके बराबर होगा, इस पे जो आवेश आएगा वो Q2 होगा और इसकी धारिता कितनी है C4 है, तो ये VD माइनस VC किसके बराबर होगा Q2 बटे C4 के बराबर होगा। इसको हमने समीकरण 5 बना लिया।
फिर वही संतुलन की अवस्था के लिए देखें तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, वी डी बराबर वी बी होगा, और जब वी डी बराबर वी बी होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, हम बी को बराबर डी कर देंगे तो ये वी बी माइनस वी सी बराबर क्या होगा, वी डी माइनस वी सी। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे, और जैसे ही ये बराबर हो Q1 बटा C2 बराबर Q2 बटे C4। और अगर थोड़ा सा इसको और हल करें तो लिख सकते हैं Q1 बटे Q2 बराबर C2 बटे C4। इसको हमने समीकरण 6 बना लिया। अब समीकरण 3 और 6 से देखें तो अभी हम समीकरण 3 में क्या निकाले थे, Q1 बराबर Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटा C3। ये हमारा क्या था, समीकरण 3 था। तो समीकरण 3 और 6 से देखें तो ये भी क्या है, Q1 बटे Q2 का मान है, और ये भी क्या है, Q1 बटे Q2 का मान है। मतलब Q1 बटे Q2 एक बार C2 बटे C4 के बराबर है, और एक बार क्या है, C1 बटे C3 के बराबर है। तो एक बार ये साइड बराबर हो गए तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और उस स्थिति में हो जाएगा C2 बटे C4 बराबर C1 बटे C3। या और थोड़ा सा इसको हल करें तो हम इसको लिख सकते हैं C1 बटे C2 बराबर क्या हो जाएगा, C3 बटे C4। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जो संधारित्र हैं, संधारित्रों की जो धारिताएं होंगी वो किसके बराबर होंगी, C1 बटे C2 किसके बराबर होगा, C3 बटे C4 के बराबर होगा। ये तो रहा संतुलन की अवस्था में। इसका मतलब जब संतुलन की अवस्था में हो जाएगा तो जो पांचवा संधारित्र है उसका कोई भी रोल नहीं है, और जब धारिता निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, C1 बटे C2 बराबर C3 बटे C4 करके निकाल लेंगे। और जब हमारा जो संधारित्र है, संधारित्र संतुलन की अवस्था में नहीं होगा, उस समय जो संधारित्रों का जो युग्म है, यानी जो संधारित्रों को हम जोड़े हैं उसकी जो तुल्य धारिता होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल आवेश बटे बी ए माइनस बी सी। यानी जो ए और सी के बीच का जो विभवांतर होगा, यानी जहाँ जिन दो बिंदुओं के बीच हम क्या लगाए हैं, विभवांतर लगाए हैं, उन दोनों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आवेश और ए और सी के बीच का जो विभवांतर होगा उसी के अनुपात के बराबर होगा। अगर क्यू का मान, अगर हम क्या करें, इसको हल करें तो हल करके जो हमने फाइनली जो इसका जो वैल्यू फाइंड आउट किया है धारिता के रूप में, तो वो किसके बराबर होगी, 2C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 बटा क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या होगा, हमारा जो धारिता है, यानी जो व्हीट स्टोन है, जब संतुलन की अवस्था में नहीं है तो उस समय जो उसकी धारिता के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।